नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ का बंटवारा। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? रसोई घर के डिब्बों में झांकती उर्मिला जी को उनकी बहू शीतल ने पूछा तो हैरानी से कहने लगी, बहू अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन बर्तन में तो कुछ रखा ही नहीं है। उर्मिला जी ने कहा तो शीतल बोली, लेकिन माँ जी आप तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वहीं बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं। बहू की बात सुनकर उर्मिला जी हैरान रह गईं। इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं माँ जी? आपका हमारे घर में रहने का समय खत्म हो चुका है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। इतना सुनकर उर्मिला जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फोन आया था यह बताने के लिए कि उसे 2 दिन के लिए मायके जाना है, तो वो अभी मुझे 2-3 दिन के लिए नहीं रख पाएगी। यह सुनकर शीतल आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी आपके दोनों बेटे और बहू ने मिलकर निर्णय किया था कि एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो उन्हें मायके जाना पड़ा। मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वो 2 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सकें। ठीक है, यदि आप यहाँ पर 2 दिन ज़्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पर वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनकर उर्मिला जी की आंखें आंसुओं से सरोवर हो गईं। वो चुप करके अपने कमरे में वापस लौट आईं और अपने पति कन्हैया लाल जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गईं। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सुनने से पहले भगवान मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते उर्मिला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैं उससे खाना मांगने वाली भी नहीं हूँ। अगर वो खुद से मुझे नाश्ता देगी तो मैं खा लूँगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊँगी, और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। अब इतना लाचार तो उर्मिला जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद ही महसूस नहीं किया था, जितना आज महसूस कर रही थी। अपने बेटे और बहू के राज में वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन वो खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी कि इतनी जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना या शायद जहर खाना ही आसान था। बैठे बैठे उर्मिला जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी कि जब बड़े बेटे के जन्म के 2 वर्ष बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे मुझे। सभी कहते थे, तू तो किस्मत लिखवा कर आई है, भगवान से 2-2 बेटों की सेवा करवा कर खूब ठाठ से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। लेकिन अब क्या, मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई है। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे हमारी, और मजाल है कि दोनों बेटे बहू के मुंह से कोई गलत बात भी निकल जाए। लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटे और बहू ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी इन लोगों ने। अरे बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या, हूँ तो उनकी माँ ही। भिखारी जैसी हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी। अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते उर्मिला जी की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कन्हैया लाल जी उर्मिला जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। कन्हैया लाल जी की सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे सारे खर्चे पूरे करने में उनके पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी।
इसलिए उर्मिला जी घर का काम करने के बाद सिलाइयाँ बनाने का काम करती थीं। उन्हें वस्त्र बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थी, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने उर्मिला जी को यह काम करने से मना कर दिया था। तो उर्मिला जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली थी। कन्हैया लाल जी और उर्मिला जी ने बहुत मेहनत करके यह बड़ा मकान बनाया था। उसके बाद दोनों बेटों की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाव से कन्हैया लाल जी ने अपने दोनों बेटे दिनेश और ललित की शादियां की थी। दोनों बेटे बहुएं उनका पूरा सम्मान किया करते थे। लेकिन कोरोना काल में कन्हैया लाल जी अचानक यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उसके बाद तो जैसे घर की काया पलट ही हो गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से कन्हैया लाल जी और उर्मिला जी ने जो मकान बनवाया था, अब वो टुकड़ों में बंट चुका था और दो अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के दो टुकड़े होने के साथ उर्मिला जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके जिस मकान के आगे पीछे दो गेट हुआ करते थे, उस मकान के बीच बीच एक दीवार खींच दी गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास आ गया। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग हो गए। बंटवारा यहाँ तक नहीं रुका। दोनों बेटे बहू ने उर्मिला जी से बिना पूछे उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने उर्मिला जी को रखने की बारी बांध ली। उन्हें यह फरमान सुना दिया कि जिसके पास भी माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उस बेटे को मिलेगी। अब तो यह आलम था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो उर्मिला जी की बहू उन्हें दूसरे दिन चाय नाश्ता देने तक को भी तैयार ना थी। आज उर्मिला जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी कि हर महीने जो पेंशन आता है वो सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ, उसके बावजूद भिखारी की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता एक ही घर में रहकर दो दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते। अब उर्मिला जी बड़े बेटे और बहू के घर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय जब उर्मिला जी टहलने के लिए पार्क में गई तो वहाँ उनका महिला मंडल वाला मथुरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहा था। उर्मिला, तुम भी चलो ना हमारे साथ, सुषमा जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर उर्मिला जी को ऐसा लगा कि जैसे उनकी दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ मथुरा वृंदावन जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसा कहकर उनके छोटे बेटे ने उनकी वृंदावन यात्रा की बात को टाल दिया था। मन पर सोचकर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो उर्मिला जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, सुषमा, बहुत वर्षों से मेरा भी बहुत मन था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बार में अपने बड़े बेटे ललित से बात करके फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर पर आकर अपने बेटे से बात की तो बड़े बेटे से जो जवाब मिला उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ, कितनी फिजूल खर्ची करती हो आप, कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने का क्या मतलब। उर्मिला जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी कि यही ललित होता था जो आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो वो बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। ललित की बात का उर्मिला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप करके वहाँ से चली आई। अगले दिन सुबह जब उर्मिला जी मंदिर गईं तो उनकी सहेली सुषमा भी मंदिर आई हुई थी। उर्मिला जी को देखकर बोली, अरे उर्मिला, तू चल रही है ना हम सब के साथ वृंदावन की यात्रा पर?
इस पर उर्मिला जी थोड़ा सक पका गईं और फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए एक धीमी सी मुस्कान के साथ कहने लगीं, अरे नहीं सुषमा, इस बार कुछ जरूरी काम आ गया है और फिर बेटी बहू को भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगली बार पक्का चलूंगी। अरे उर्मिला, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता ही है। कभी बेटे बहू ने कहीं जाना है तो कभी मेहमानों ने आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुम्हें पसंद नहीं है। अपनी सहेली की बात सुनकर उर्मिला जी उदास हो गई और अपनी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं सोचती हूँ क्या मैं इस जन्म में मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो भी पाएगी या नहीं। सुषमा, तू तो बड़ी खुशनसीब है जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए पैसे दे देता है। मैं तो अपने बेटों से किसी चीज के लिए पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना देते हैं। अब तो अपने ही बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। उर्मिला, बेटे बहू के मामले में मेरा भी नसीब तुम्हारी तरह ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर निर्भर क्यों रहूँ, अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भीख क्यों मांगूँ। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर उर्मिला जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो नहीं करती हो। इस पर सुषमा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा खाना बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैं मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखी तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी ही बुजुर्ग औरतें अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने अपने पोते की मदद से एक यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते सुषमा ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। सुषमा की बात सुनकर उर्मिला जी हैरान रह गईं और घर आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ। इस उम्र में व्यस्त भी रहो और आत्मनिर्भर भी, लेकिन मैं जानती हूँ किस काम में ना तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे और ना ही बहुएं, और बड़ी बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक नहीं भटकने देती है। फिर कुछ देर सोचकर अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया। उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। इस समय अपनी सहेली सुषमा को फोन लगाया और थोड़ी देर में उससे मिलने पहुंच गई। सुषमा वर्षों पहले में सिलाई या बुनाई का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वो काम करना छोड़ दिया था। तो मैं देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ, जिसमें सिलाइयाँ बुनना, स्वेटर के नए डिजाइन बनाना और क्रोशिया चलाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? उर्मिला जी की बातें सुनकर सुषमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, यह काम तो आज से ही, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से ही शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक सभी उपकरण उपलब्ध हैं। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कार्यों में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर क्या था। उर्मिला जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुँच गई। थोड़ी देर में ही सुषमा जी ने यूट्यूब चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरा के सामने आने में उन्हें कुछ झिझक हो रही थी कि जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर डाला गया, लेकिन उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को महज 15 से 20 लोगों ने ही देखा। वह रोज सुबह शाम सुषमा के पास आती, वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार में हिम्मत हारकर घर बैठे जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके करीब 1 हफ्ते बाद सुषमा का फोन आया और उसने फोन पर जो बात बताई
वह सुनकर उर्मिला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुषमा ने उन्हें बताया कि उर्मिला जी की वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसे 30 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। आज उर्मिला जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थीं। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने फिर से वीडियो बनानी शुरू की और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्हें अपना शौक पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी। 2 महीने के भीतर ही उनके पास उनकी पहली पेमेंट आ गई। अब तक तो वो वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आई सबसे पहले उन्होंने अपने लिए बढ़िया कैमरा वाला अच्छा सा मोबाइल और कुछ जरूरी उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वो अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू ज्योति हैरानी भरी नज़रों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन उर्मिला जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर ना लगी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज सुबह शाम यह गुल खिलाने जाती थी। आप यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बात पूछना तक जरूरी नहीं समझा। बड़ी बहू की बातें सुनकर उर्मिला जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब किटी पार्टी में गई तो उसकी सहेलियां उसे कहने लगी, अरे शीतल, तेरी सास तो यूट्यूब पर खूब धूम मचा रही है। यह सुनकर शीतल कुछ हैरान सी रह गई, लेकिन जब उन्होंने उर्मिला जी का वीडियो उसे दिखाया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दिए। आज उर्मिला जी बेहद खुश थीं क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और बहू में उनकी क्लास लेने को तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़े, माँ यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहू तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तो तुम्हें घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए और तुम यह सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी कहने लगी कि बेटा यह सब काम मैं अपने शौक से कर रही हूँ। तुम तो जानती ही हो कि सिलाई या बुनना मेरे बरसों पुराना शौक था और जब मुझे इस शौक को पहचान देने का मौका मिल रहा है तो इसमें गलत ही क्या है। उर्मिला जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब यह तमाशा क्यों करने चली हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी है तुमने हमारी। बड़ी बहू की यह बात कहने की देर थी कि उर्मिला जी की बड़ी बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, माँ अगर यह सब तमाशा करना ही है तो कहीं और जाकर करो, हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उर्मिला जी जो काफ़ी देर से अपने बेटे और बहू की बातें सुनती जा रही थीं, यह देखकर हैरान थी कि जिन लोगों की आपस में कभी बनती ही नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं थे, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़े थे। लेकिन अपने बेटों की बात सुनकर आखिर उर्मिला जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और रौब भरी आवाज़ में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे ख्याल नहीं आया था यही बेटे आगे चलकर मेरी यह दुर्गति कर देंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो अपनी माँ को माँ न समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया, जिसे हर महीने की पहली तारीख को ही किक मारकर अपने घर से निकाल दिया जाता है। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरसा तरसा कर दी जाती है जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए उर्मिला जी बोली, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है तुमने? जिसके पास मैं रहती हूँ वो सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांगे? तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बातें मुझे ही सुना डाली। वाह बेटा, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारा यह रूप देखने के लिए मैं पूछती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं?
क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय ही चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान में 6 कमरे थे, जिसे तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने मकान में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बहू बेटे दंग रह गए। उनका छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ कुछ सोच समझ कर तो बोला कीजिए, तीसरे हिस्से का क्या मतलब है? उर्मिला जी बोली, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरे अलग चाहिए। एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब से मुझे रसोई भी अलग चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूंगी। तुम लोग मुझे एक दिन भी ऊपर नहीं रख सकते। 1 तारीख हो जाए तो तुम मुझे अगले दिन का नाश्ता तक नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ये हमारे 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। उर्मिला जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने पति पर चिल्लाने लगीं। इस मकान के 3 हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजारा ना हो पाएगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते और उर्मिला जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही। यदि मेरा फैसला मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना इंतजाम देख सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्च स्वयं उठाऊंगी। अब से मुझे अपनी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। उर्मिला जी की बातें सुनकर दोनों बेटे और बहू अपना सा मुंह लेकर अवाक खड़े रह गए। वे सब दंग थे कि आखिर उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया कैसे। परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही जवाब की उम्मीद। दोस्तों, आपको उर्मिला जी के बारे में क्या कहना है? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।